बेसिक क्वेश्चन होता है वो आपका ये हो सकता है, जैसे बोलता है कि ए इज, स्क्रीन आपका दिख नहीं रहा है सर। A is 50% as efficient as B, therefore able to finish in 20 days। तो यहाँ आपको बताना होता है कि बी वाला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ जब आपको बोला ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी, इसका मतलब क्या होता है कि बी वाले का अगर एफिशिएंसी जो है वो कोई भी एक्स रहा होगा तो ए का कितना हो जाएगा 50% ऑफ एक्स, है ना। या फिर अगर मैं बोलूँ कि बी का अगर एफिशिएंसी 100% होगा तो इसका कितना हो जाएगा 50%। अब अगर ये 50% हो गया तो इनका एफिशिएंसी का रेशो क्या बनता है 1:2। 1:2। तो टाइम का रेशो ना इनका इनवर्स हो जाता है 2:1। और 2:1 टाइम होने का मतलब है उसने बोला है कि इनका बोलता है इज 50% एज एफिशिएंट एज बी एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। इसका मतलब वो एक ही बात कर रहा है। अगर टाइम का रेशो 2:1 है और ए वाला जो है वो 20 डेज में किसी काम को पूरा कर रहा है तो बी वाला कितने दिन में करेगा 10 days। 10 डेज में। 10 days में। ठीक है, अब ये जो इनवर्स वाला कंसेप्ट है ये कुछ इस तरह से, जैसे मैंने बोला आवाज आ रही है जिसके बीच बैकग्राउंड से ना वो म्यूट कर लो। अगर जैसे मैं बोला सपोज करो 5 पेजेस पर आवर से ना आप एक वो बनाते हो, कोई भी असाइनमेंट बनाते हो, टोटल पेजेस बनाने हैं आपको 100, तो कितना टाइम लगेगा। अगर बोलो टोटल वर्क 100 है और एफिशिएंसी मेरा 5 पेजेस पर आवर है तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम, आप बोलोगे 20 आवर्स लगता है। ठीक है, अगर मैं एफिशिएंसी यहाँ डबल कर दूँ अपनी कि बोलो मैं 10 पेजेस पर आवर अगर बना रहा है 10 पेजेस पर आवर और मुझे 100 ही पेज बनाने हैं तो कितना टाइम लगेगा 10 hours। 10 आवर। तो हुआ क्या कि अगर यहाँ पर एफिशिएंसी को आपने डबल किया तो टाइम आपका इधर हाफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से होता क्या है ना कि अगर आपका एफिशिएंसी का रेशो जैसे 1:2 था तो टाइम का रेशो क्या बन गया 2:1। 2:1। तो इस तरह से इन्वर्स होते हैं ना। अब इसमें एक चीज हमेशा ध्यान देना, जैसे अगर तुमको कभी बोला कोई कि A:B की एफिशिएंसी का रेशो 2:3 तो आप बोलोगे अगर ये एफिशिएंसी का रेशो है तो टाइम का रेशो हो जाएगा 3:2। 3:2। वैसे ही अगर तुमको A:B का टाइम का रेशो बोलता है 5:7 तो आपका एफिशिएंसी का रेशो क्या बनेगा 7:5। बट अगर तुमको बोलता है कि A:B:C की एफिशिएंसी का जो रेशो है वो 4:5:3 है तो इनका टाइम का रेशो क्या होगा 3:5:4। क्यों, क्योंकि इनवर्स हो जा रहा है। ऐसा सोच रहे होंगे आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 3 के केस में ऐसा नहीं होता। इनवर्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो उल्टा हो जाता है। मतलब 1/4 1/5। हाँ, कि जब आपको 2 के केस में ये बोला कि अगर एफिशिएंसी का रेशो 2:3 है, जैसे A:B की एफिशिएंसी का रेशो 2:3 का मतलब ये होता है कि टाइम का रेशो जो होता है ना वो 1/2:1/3 बनता है। और जब आप इसको 1/2:1/3 को सॉल्व करोगे ना तो ये उसके बाद सॉल्व होकर बनता है 3:2। तो जब दो रेशो गिवन होते हैं तो दो रेशो के केस में ये कोइंसिडेंटली रिवर्स हो जाता है, लेकिन नॉट नेसेसरीली इन ऑल द केसेस इट विल बी रिवर्स। ठीक है, तो जब दो से ज्यादा कभी भी केस आते हैं तो आप उसको ना ऐसे रिवर्स नहीं करोगे, आप ऐसे बनाओगे A:B:C का रेशो 1/4 1/5 एंड 1/3। 4/5 3 का सॉरी 4/5 3 का एलसीएम 60
तो आप सबके नीचे 60 रखो। ये तुम्हारा रेशो बनेगा 15:12:20, 20. A:B:C का टाइम का रेशो आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमेशा। अब जैसे मैं इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़े से, फिर हम लोग थोड़ा सा इनवर्स प्रोपोर्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे क्या है उसमें। और जैसे क्वेश्चन नंबर 17 देखो। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है A is thrice as good as B, therefore is able to finish a job in 60 days less than B. Working together they can do it in. तो आपको बोला A is thrice as good as B और 60 दिन कम लगाता है वो B से, तो इसका मतलब क्या होगा, A to B का रेशो क्या हो जाएगा एफिशिएंसी का? 3:1. 3:1, क्योंकि A जो है वो थ्राइस ऑफ B है, तो 3:1। टाइम का रेशो क्या होगा? 1:3. 1:3। और बोलता है आप लोगों को कि ये जो है ना ए वाला, उससे 60 डेज कम लगा रहा है। तो ये अगर आप रेशो के एस्पेक्ट में देखते हो तो कितना कम लगाता है? 2। 2. 2 का वैल्यू फिर 60 होता है। मैंने आप लोगों को रेशो वाली क्लास में भी बताया था कि जो भी डिफरेंस होगा वही 60 के बराबर होगा। तो अगर 2 का डिफरेंस 60 के बराबर है तो 1 का कितना होगा? 30. 30। और जो भी 1 का वैल्यू आता है वही मेरा क्या होता है? मल्टीप्लायर। अब आप दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका टाइम कितना आ जाएगा? 30 डेज, और बी 90 वाले days. का कितना आ जाएगा? 90 डेज। पूछा क्या है हमसे? Together. हाँ, They वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन 120 days. 30 और 90 अगर मिल गया तो दोनों का एलसीएम लो। अच्छा. कितना बनता है? 180। हाँ. 7 मल्टीपल 180 को 30 से डिवाइड करोगे तो ये वाला आएगा 6 पर डे। 90 से करोगे तो आएगा 2 पर डे। दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी 6 + 2 8। हाँ. तो 180 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 8 + 16। 22 1/2. 22 1/2 या फिर 22 and 4.5। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखो। मतलब इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत पूछे जाते हैं, मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे टेस्ट वगैरह में, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होता है, लेकिन आना चाहिए आपको। जैसे बोला A and B कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 7 days. A is 1/3/4 time as efficient as B. The same job can be done by A alone in. तो इसको A is 1/3/4 time as efficient as B का मतलब क्या होगा? इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ 1/3/4 को। ये क्या बनेगा? 7/4। 7/4. अगर A is 7/4 ऑफ B है तो A to B का एफिशिएंसी का रेशो क्या बनेगा? 7/4. 7:4 सर. 7:4 ही बनेगा। अगर तुमको बोलता है A is 7/4 ऑफ B, तो ऑफ जो भी क्वांटिटी हम ऑफ करके बोलते हैं वही तो बेस होता है ना। जी. 7/4. टू बी की एफिशिएंसी का रेशो तुम्हारा हो गया 7:4। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? 4:7. 4:7। पूछा क्या उसने आगे? मतलब आई थिंक A can do it in. हाँ, बोलता है A and B can do a job in 7 days. 7 days. A अकेले दिन में करेगा। अब जैसे यहाँ टाइम निकालने की जरूरत भी नहीं थी, तो तुमको मिला कि A to B का एफिशिएंसी 7:4 है, तो आप 7 यूनिट और 4 यूनिट को ही वर्क मान लो ना, एक उसका पर डे का। मैं बोलूँ कि 11 यूनिट पर डे ये लोग बनाते हैं, और टोटल कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं? 7 डेज में। तो इससे तुम्हारा टोटल वर्क आ जाएगा 77 यूनिट्स। अब इस 77 यूनिट्स को जब ए वाला करेगा तो ए वाले का एफिशिएंसी क्या है? 11, मतलब 7 है।
77 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो ए को अकेला करने के लिए 11 days. 7 डेज लगेगा। नेक्स्ट देखो 19, मतलब ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। अब देखो यहाँ वर्ड ये देखना 30% मोर एफिशिएंट। One. ए इज 30% मोर एफिशिएंट का मतलब क्या होगा? अगर बी आपका 100 होगा तो ए कितना होगा? 130। 130. हाँ, तो मोर वर्ड का ध्यान रखना। और यहाँ ऊपर वाले केस में जो मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले दिया था वहाँ एज एफिशिएंट बोला था, 50% एज एफिशिएंट एज बी। यहाँ क्या बोला है? 30% मोर एफिशिएंट देन बी। तो बताओ इसका रेशो क्या बनेगा? 13:10. 13:10। 13. में जरा अच्छा, इसको सॉल्व करो तब तक। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इसको सॉल्व करो तब तक। अगर रेशो 13:10 का बन रहा है, बोला हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब इफ ए अलोन कुड डू इट इन 23 डेज। बताओ जल्दी से आंसर इसका। Thirteen days. 13 आ रहा है इसमें 13। हाँ, ऑप्शन भी है 13, देख लेते हैं। Yes, sir, 13 days. हाँ, लेट्स सी। एच टू बी का रेशो 23, मतलब 13:10, 13:10. और ए वाला 23 में कर रहा है। तो ये रेशो हो गया 13:10 का, किसका? एफिशिएंसी का रेशो है ना। टाइम का रेशो क्या बनेगा? 10:13. 10:13। और ये ए का टाइम इसने दिया हुआ है 23 डेज। तो बी को कितना टाइम लगेगा? अगर ए को 23 लग रहा है तो आप क्या करोगे? 23 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 13। कितना आएगा बोलो? 13 इंटू 2.3। बोलो बोलो, बी का टाइम बताओ जल्दी। 29.9. 29.9. 29.9 एग्जैक्ट आ रहा है। हाँ सर. चलो, ये हो गया तुम्हारा 29.9। अब जैसे ये ना एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, अब यहाँ पर शायद तुम लोग को इन दोनों का एलसीएम बनाना ना थोड़ा सा तो मुश्किल होगा, है ना। तो यहाँ पर आप जो डायरेक्ट एफिशिएंसी है ना वैसे भी ले सकते हो। इसको डेसिमल में ना कन्वर्ट करके अगर आप लोग उसमें रखोगे ना फ्रैक्शन में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 23 इंटू 13 कितना होगा? 299. 299. हाँ, तो 299 का डेसिमल मत हटाओ, इसमें बेस में 10 ही रहने दो, है ना। Yes, sir. आप बोलोगे कि ए वाले को टाइम लग रहा है 23 डेज, बी वाले को टाइम लग रहा है 299 बाई 10 डेज। 10.
ठीक है। ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 1/23, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 1/299/10, और ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाता है आपका, 10/2. तो 10/299। अब इनको दोनों को आपको टुगेदर काम कराना है ना। अब इनको ऐड करके कंबाइंड एफिशिएंसी बताओ कितना बनेगा। मतलब 1/23 प्लस 10/299, एलसीएम इनका 299 ही बनेगा। हाँ. तो वो तो ऑलरेडी है ही 299, तो इसको एज इट इज 10 रखो। ये कितना बन जाएगा, 13 आ जाएगा ना इधर। हाँ. तो ये तुम्हारा आ जाएगा 23/299, और ये तुम्हारा क्या है, एफिशिएंसी ए प्लस बी की। और इसी को आप इधर ले जाके इन्वर्स कर दोगे, तो 299/23 इज इक्वल टू 13 डेज। और हम्म ये तो थोड़ा लंबा हो गया. आई स्टार्टेड विद दिस बट देन उसके बाद 13, अगर 13 एफिशिएंसी दी है ए की और 23 डेज दिया है, तो यूनिट ऑफ वर्क 299 हो गया. हाँ, वो भी ठीक है। हाँ, एंड मैं सोच रहा था वैसे करने की, पर मुझे लगा कि गलत नहीं होगा। 13 + 10 हो गया, तो उसकी टोटल एफिशिएंसी निकल गई. मतलब ये ऐसे किए कृष्णा, तुम सही है। जब तुमको पता है कि 13:10 आपने जो यूनिट में एफिशिएंसी ले रखी है ए हाँ. टू बी की, यहाँ पर आपको पता है 23 डेज है, तो आप इसको 13 यूनिट पर डे अगर कर रहा है, तो 23 × 13 कर दो ना। ठीक है, तो इससे इसके यूनिट आ जाएंगे टोटल 299. 299। हाँ. और ये इसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 days. 10 डेज में। और उसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत क्योंकि ही नहीं उसका है. ऑलरेडी एफिशिएंसी हमें गिवन है पर डे का ना। उसका 13 था तो उसका 10 है। टोटल वर्क 299 डिवाइडेड बाई 23 कर दो, क्योंकि 13 ये वाला, 10 ये वाला, और ये सीधा आके आपका 13 डेज आ जाएगा। ये बढ़िया है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19। 20 देखो एक बार। तुम लोग तो करते नहीं, मैं ही करा दूं कुछ कुछ क्वेश्चन। बोलते ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी and C does half of the work done by A and B together. If C alone does the work in 40 days, then A and B together can do the work in. तो इसको कैसे करोगे, if A is 50% as efficient as B and C does half as the work done by A and B together, तो आप इस तरह से बनाओगे कि पहले तो A is to B का एफिशिएंसी, वो क्या बनेगा, 1:2. 1:2. 1:2। तो जब सी बोल रहा है ए और बी का हाफ करता है, तो सी का कितना बनेगा, 1.5, क्योंकि इन दोनों का सम 3 है, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1.5 का। ठीक है, अब उसके बाद बोलते हैं ये, इफ सी डज अलोन द, मतलब 40 डेज में अगर सी कर रहा है, तो एबीसी टुगेदर कितने दिन में करेंगे। अब तुम ये बोलोगे कि अगर सी वाला 40 डेज में कर रहा है, तो आप बोलोगे 40 इंटू 1.5, तो तुम्हारा यूनिट आ गया 60 यूनिट्स। ठीक है, टोटल वर्क आ गया मेरा 60 यूनिट्स। करने वाले जब ये तीनों साथ में मिलके करेंगे, तो टोटल एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं, ये 1 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, ये 1.5 कर रहा है। तो आप क्या करोगे, 60 डिवाइडेड बाई 4.5, 13 1. 13 1/3 डेज। क्वेश्चन नंबर 21, ये थोड़ा सा है डिफिकल्ट सा। बोलता मनोज टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज अंजय एंड थ्राइस एज मच टाइम एज विजय टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। Together they finish the work in 1 day. What is the time taken by Manoj to finish the work? ये आप लोग बताओगे, फटाफट बताओ जल्दी।
6 days, sir. अभी किसने बताया 6 डेज? Krishna. कृष्णा। कृष्णा आइसक्रीम वगैरह खाना छोड़ दो, सर्दियां आ गई हैं। सर खाई नहीं इस बार तो गर्मियों में भी। तब भी गला खराब हो गया। हाँ। चलो मुबारक हो। हाँ, इसका आंसर ना 6 डेज ही आएगा। मतलब कुछ बहुत ज्यादा टिपिकली है नहीं, देखने में लग रहा है बस। मतलब मनोज टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज अंजे। तो आप मनोज और इस टू अंजे का जो बनाओगे टाइम का रेशो, जैसे ये अंजे और ये मनोज है, तो क्या रेशो बनेगा? 2:1। 2:1। अगर उसके बाद बोलता है सर एंड थ्राइस एज मच एज विजय टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, क्या? अंजय इज टू मनोज का 1:2 होगा ना, टाइम का रेशियो निकाल। अच्छा, मैंने एफिशिएंसी का बना दिया उसको ना। मनोज टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अंजय। सही तो है कि अंजय अगर वन, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने। ये एफिशिएंसी का रेशियो ठीक है, टाइम का हो जाएगा। टाइम का होगा 1:2। हमें टाइम का ही गिवन है ना। और फिर मनोज और तीसरा कौन है? विजय सर। विजय। एंड टेक थ्राइस एज मच टाइम एज विजय टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। विजय से थ्राइस टाइम ले रहा है, मतलब विजय अगर 1 लेगा तो मनोज कितना लेगा? 3। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसने बोला कि एक दिन में तीनों लोग मिलकर काम करते हैं, तो उसके लिए एफिशिएंसी चाहिए। और एफिशिएंसी टाइम की क्या होती है? इनवर्स। ये 2:1 हो जाएगा और ये वाला तुम्हारा 1:3 हो जाएगा। मतलब मैं बोलूंगा अंजय इज टू मनोज का एफिशिएंसी 2:1, मनोज इज टू विजय का एफिशिएंसी 1:3। आपको शायद याद हो को रेशो मर्ज करना सिखाया था मैं। तो रेशो मर्ज Yes, करने sir. की जरूरत क्या है? बी एम वाले केस में तो दोनों में 1 है ना। तो आप अंजय, मनोज और विजय का एफिशिएंसी का रेशो बताओगे 2:1:3, 1:3. क्योंकि ऑलरेडी वो सेट है। ठीक है। अब तुमको बोला कि एक दिन में काम पूरा कर लेता है, तो अगर यही इनकी एफिशिएंसी है पर डे की 2, 1 एंड 3, तो टोटल वर्क कितना बन जाएगा? 6x1, 6 यूनिट्स। और यही 6 यूनिट को करने के लिए जब मनोज काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा? 6/1, 6 डेज। एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला 22 वाला। मतलब ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together but 2 days. After 2 days B leave and A alone completed the remaining work. The whole work was completed in, ये तो मैंने आप लोगों को कल करवाए क्वेश्चन बहुत सारे, है ना। यहाँ पर क्या था? रिमेनिंग वर्क के लिए नहीं पूछा था, यहाँ पर आपको दोनों लोगों ने जो साथ किया वो वाला प्लस जो आप रिमेनिंग वर्क करोगे वो भी होगा, तो दोनों को कंबाइन करके आंसर बताना होता है। ठीक है। अब जैसे पूछते हैं तो इसको कुछ अलग मत सोचना कि मुझे तो ट्यूब और पंक्चर का तो सिखाया ही नहीं है, हम इसको कैसे करेंगे। ये ना सब उसी से बनते हैं। बोलते ए टायर हैज 2 पंक्चर्स, द फर्स्ट पंक्चर अलोन वुड हैव मेड द टायर फ्लैट इन 9 minutes, द सेकंड अलोन वुड हैव डन इट इन 6 minutes. If air leaks out at a constant rate, how long does it take both the puncture together to make it flat? तो इसमें कुछ अलग थोड़ी है, सेम ही तो है ना। कि आप क्या करोगे, 9 और 6 का कॉमन मल्टीपल लेके उसको यूनिट अज्यूम कर लोगे कि उतने यूनिट आपका जो एयर है उसमें। ठीक है। और अगर उतना यूनिट एयर है तो इसका एलसीएम क्या होगा 9 और 6 का? 18। हाँ 3 जैसे ए वाला 9 मिनट्स में, बी वाला 6 मिनट्स में। एलसीएम आपने लिया 18 यूनिट, इसका एफिशिएंसी 2 पर मिनट, इसका एफिशिएंसी 3 पर मिनट। दोनों मिलके अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18/5। उसको क्या बोलोगे आप? 3.6 या 3/5।
मिनट आर यूनिट जो भी हो वो मैंने आप लोग देख लेना। यहाँ पर मिनट में बोल रहा है ना, हाँ मिनट्स में बोल रहा है, तो आपका आंसर क्या बनेगा 3 3/5 मिनट्स। ठीक है, चलो अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रेशो के केस में ना ये इनवर्स प्रोपोर्शन के कंसेप्ट पे चलता है। तो अब मैं तुमको इनवर्स का प्रोपोर्शन पे थोड़ा सा और कुछ बताना चाहूंगा जो तुमको बहुत सारी जगह हेल्प करता है। जैसे इनवर्स प्रोपोर्शन के मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए थे पहली ही क्लास में कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन का कंसेप्ट लगता है। और वो कब कब लगेगा, जब जब आपके एक वेरिएबल में अगर इंक्रीज है तो दूसरे वेरिएबल में डिक्रीज होना चाहिए, और एक में अगर आपका डिक्रीज है तो दूसरे में इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, उसके मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिए थे। अगर आप गाड़ी की स्पीड इंक्रीज करते हो तो टाइम आपका कम हो जाता है, गाड़ी की स्पीड आप डिक्रीज करते हो तो आपका टाइम जो ज़्यादा हो जाता है ना। तो ये ना सारा जो कंसेप्ट होता है ना इनवर्स प्रोपोर्शन का होता है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि किसी एक काम को अगर अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 20 मैन किसी काम को कंप्लीट करते हैं, मैं बोला कि 10 डेज में। ठीक है, तो इफ समबडी आस्क यू कि 5 मैन उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो ये ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ मैन पावर अगर कम हो रही है तो टाइम तो ऑब्वियस है ना ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर आपने देखा मैन पावर जो है ना 1/4 हो जा रही है, और मैन पावर 1/4 होने से क्या हो रहा है, टाइम ज़्यादा होगा। तो उस चीज़ को थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए हमने क्या किया, मैंने बोला सपोज करो 20 लोग अगर 10 दिन काम कर रहे हैं, तो तुमको एक चीज़ विजुअलाइज होती है कि एक दिन भी तो 20 लोग काम करेंगे ना। बोलो भाई, एक दिन 20 लोग काम करेंगे, फिर उसके अगले दिन 20 लोग काम करेंगे, फिर उसके अगले दिन 20 लोग काम करेंगे। सपोज करो मैं ना कहीं भी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे ना एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, वहां पर मेरे पास ना 20 लोग काम कर रहे हैं, कोई भी एक छोटा सा टास्क है अंदर उसके अंदर, और मुझे ना उसको 10 डेज में कंप्लीट किया 20 लोगों ने, तो मैं यही तो बोलूंगा हर दिन 20 लोगों ने काम किया होगा। ठीक है, तो अगर 20 मैन पर डे काम कर रहे हैं और वो 10 दिन तक काम कर रहे हैं, तो मैं इसको मैन डे वर्क अगर बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि 20 × 10 200 मैन डे वर्क है। बोलो अब जब नंबर ऑफ मैन पावर आपकी 5 हो गई, तो ये तो ऑब्वियस है कि मैंडे वर्क जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। यहाँ मैंने मैंडे वर्क जैसे 200 बनाया, तो अब उसी सेम काम को अगर आप कर रहे हो तो मैंडे वर्क तो 200 ही रहेगा ना। तो यहाँ पर डेज बताने के लिए आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि 5 × x = 200, और x का वैल्यू क्या आ जाता है 200 / 5 = 40 डेज। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा आंसर निकल के आया 40 डेज। और इसी चीज को हमने इनवर्स प्रोपोर्शन वाले कंसेप्ट से मल्टीप्लायर से कैसे सॉल्व किया, कि जब आपका मैन पावर 20 से 5 हो जा रहा है, मतलब 1/4 हो रहा है। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है मल्टीप्लायर आप कैसे बनाते हो। 20 को अगर 5 बनाना है तो क्या करते हो 5/20 करते हो ना मल्टीप्लाई इसमें, एंड दिस इज 1/4। और अगर ये 1/4 हो रहा है तो टाइम आपका क्या होगा × 4, और देख लो आपके सामने से हो भी उतना ही रहा है ना। तो ये तो मैं आपको बहुत सिंपल से डेटा बता रहा हूँ, इसलिए बहुत आसानी से हो पा रहा है। अदरवाइज ये मल्टीप्लायर बनाना सीखना इसलिए जरूरी है कि 20 से 5 हो रहा था तो आपको दिख रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूँ 1 मिनट जरा, जैसे 28 मैन किसी काम को 50 डेज में कर सकते हैं, और मैं बोलूँ उसी काम को करने के लिए 35 मैन कितना टाइम लगाएंगे, तो यहाँ तो मल्टीप्लायर बनाना बहुत जरूरी है ना। तुमको क्या पता 28 से 35 जा रहा है तो क्या बनेगा, लेकिन अगर मुझे मल्टीप्लायर बनाना आता है तो आई विल से कि 28 में आप मल्टीप्लाई करोगे व्हाट 35/5 35/28 विच इज 5/4। यहाँ पे 4/5 4 है तो इधर आपका 4/5 4/5 40 50 कितना होगा 40 डेज। ठीक है, और इसी चीज को आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो कि 28 × 50 से आप मैंडे वर्क निकाल लोगे टोटल, और फिर यहाँ पर भी आप वैसे ही करके उतना ही आपको m × d के बराबर वैल्यू बनाना पड़ेगा, है ना।
हाँ, तो Yes, sir. अगर m इंटू डी अगर यहाँ x आ रहा है तो यहाँ भी m इंटू डी आपका x के बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसमें होता क्या है कि आपको क्वेश्चन ना इस तरह से पूछता है। एक तो ये सिंपल ही क्वेश्चन हो गया कि 20 मैन जो 10 डेज में कर रहे हैं तो 5 मैन कितने दिन में पूरा करेंगे, 28 मैन अगर 50 में कर रहे हैं तो 35 मैन कितने दिन में पूरा करेंगे उस काम को। ठीक है, Yes, sir. तो इसी का चीज को ना आपको पूछ लेता है, बोलता है जैसे एक हॉस्टल में जो है ना आप लोगों के पास ना सपोज करो 600 लोगों के लिए फूड अरेंजमेंट है, 600 पीपल के या 500 रख लेते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कहाँ तक आप लोगों ने देखा, ये देखा था लास्ट वाला, बीच में कनेक्शन कट हो गया था। Yes, sir. ये लास्ट वाला 500 600 वाला देखा? नहीं सर, नहीं एक बार sir, नहीं बताना। sir, नहीं. वापस बोलिए sir. मतलब मैं बोला अगर 500 को तुमको 600 बनाना है, 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर बढ़ रहे हैं तो 600 बन जाएगा। तो मल्टीप्लायर क्या होगा, 6/5, और डेज में आपका जो है उल्टा हो जाएगा इसका, 5/6। तो आप बोलोगे इसको 50 डेज के लिए वो फूड है जो है वो चलेगा। ठीक है, हम्म हम्म अब इसी चीज को अगर आपको वो
दो तरह से दे दिया उसने, क्या कहते हैं, ये बोला कि 20 आदमी 10 दिन में करते हैं, वही चीज 50-500 लोग जो है 60 दिन तक खाना खा सकते हैं। चीज तो सेम ही है ना, वहाँ वर्क कर रहे हैं या कंजम्पशन कर रहे हैं, अलग थोड़ी है इसमें कुछ। अब अगर इसी कंसेप्ट में अगर एक चीज और एडिशन किया जाए, अगर आपको ये बोला जाए कि अब नंबर ऑफ मैन के साथ जो है ना वो आर भी बता दे रहे हैं, कितने आर काम कर रहे हो आप। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि 15 लोग, 15 मैन वर्किंग 6 आवर पर डे टेक्स 10 days टू कंप्लीट ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क, ठीक है। तो वहीं पर आप लोगों को कुछ भी पूछ सकता है, बोल सकता है अगर यहीं पे अगर आप 20 मैन हैं और वो आपका 5 आवर पर डे काम करते हैं, ठीक है, तो कितना दिन लगेगा। एक तो ये पूछ सकते हैं वो। दूसरा क्या पूछ सकते हैं आपको, 30 मैन हैं और काम पूरा करने के लिए 15 डेज लगाते हैं। मैं सिर्फ रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ, वैल्यू कुछ भी आएगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कितना काम कर रहे हैं, है ना। तीसरा अगर मैं बोलूँ कि ये 12 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं और ये 8 डेज में काम पूरा कर देते हैं, तो मैन पावर कितना यूज होगा वहाँ पर, ठीक है। तो अब आप ना इन तीनों तरह की प्रॉब्लम में ना यहाँ पर तो अब मैंडे वर्क वाला ही कंसेप्ट लगाओगे, यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन मत ही लगाओ, ठीक है। अब जैसे मैं बोला 15 मैन अगर 6 घंटे काम करते हैं, तो अब यहाँ जो मैं काम करूंगा ना मैंडे आर वाला काम करवाऊंगा। क्यों, अब घंटा वाला भी कंसेप्ट आ गया। तो m इंटू डी इंटू एच आप निकालोगे, टोटल वर्क आएगा उससे आपका ना, और टोटल वर्क निकाल के कितना बन रहा है ये 15 इंटू 6 इंटू 10 900। अब बोलोगे टोटल वर्क हो गया 900 यूनिट्स। अब अगर 900 यूनिट्स वर्क आपको करना है, तो अब अगर आप सेकंड वाला, ये जैसे ये फर्स्ट प्रॉब्लम, ये सेकंड प्रॉब्लम, ये थर्ड प्रॉब्लम, अब अगर आप फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में लगाते हो इसको, तो आप बोलोगे m इंटू डी इंटू एच इज इक्वल टू 900, जिसमें से m इंटू डी आपको पता है 20 100 इंटू 5 इंटू एच इज इक्वल टू 900, एच वुड बी इक्वल 9 days। बाई 100 इज इक्वल टू 9 डेज में वो काम पूरा कर देगा। तो यहाँ पर आप लगा दोगे 9 डेज। वैसे ही बाकी भी कर लोगे, दूसरे वाला अगर लगाओगे तो आप बोलोगे 30 इंटू डी 450 या इंटू एच इंटू डी कितना है 15, और यहाँ पर आप 2 बोलोगे hours per day। 2 hours 900 30 इंटू 15 होता 450, 2 hours per day। एच वुड बी इक्वल्स टू 2 आवर्स पर डे। वैसे ही आप थर्ड वाले का अगर करोगे तो फिर से वो 900 बनेगा, और 12 इंटू 8 कितना बनेगा 96। तो 900 बाई 96 करोगे तो कितना आएगा 6 से कट कर लो पहले, तो ये आ जाएगा 150 और ये आ जाएगा 16, और ये तुम्हारा हो जाएगा 75/8 विच इज इक्वल टू 9/3/8 आवर्स। मतलब 9 Man, नहीं निकालना, मैन निकालना, इतने मैन पावर आपका यूज होगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे 9/3/8 मैन। सर 9/3/8 man कैसे लेंगे, मतलब मतलब 3 मैन by नहीं, 8 man? अरे मतलब क्वेश्चन बनाने वाला एक ऐसा वैल्यू देता है जो एग्जैक्ट आता है। अच्छा, तो हम इसको अगर ऐसा है तो राउंड ऑफ कर देंगे। नहीं राउंड ऑफ नहीं, वो यूजुअल जो आएगा ना तुमको मैन पावर का तो नंबर्स नहीं आएगा ना। अच्छा, ओके ओके। लाइक क्लास 75/8 आएगा सर, तो आप अगर फ्रैक्शन करोगे तो फिर 93/8। हाँ तो 9/3/8 आएगा, लेकिन यूजुअली जब मैन की बात आती है तो वो ऐसा नंबर देते हैं पहले से सेट करके। अब मैं कोई नंबर पहले से सेट नहीं किया ना, मैं तो रैंडम कुछ भी लिख रहा हूँ उठा के, वो तो ऊपर वाले भी इत्तेफाक ओके से सर। इंटीजर में आगे दोनों, है ना। जी ओके। हाँ तो वहां पर आपको अगर आता भी है मैन पावर, इसमें भी आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वही आंसर लिखना है जो हो रहा है, ठीक है। अब 9/3/8 मैन पावर की अगर बात है तो इससे आप ये भी कह सकते हो कि 9 लोग तो पूरा काम कर रहे हैं और एक आदमी ऐसा है जो तो सिर्फ 3/8 काम कर रहा है, तो तब भी तो आप मैन पावर 9/3/8 बोलोगे ना। कि मान लो हम एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं,
10 लोग मिलके, ठीक है। तो 9 लोगों ने पूरा 8 घंटा काम किया और मैं जो है 10th वाले ने मैंने 3 ही घंटे काम किया 8 में से, तो तब भी तो आप मैन पावर 9/3/8 का ही बोलोगे ना, ठीक है। अब ये तो आपका मैंडे वर्क वाला हो गया। अब यही चीज जब आपका हॉस्टल वाला कंसेप्ट आता है या किसी भी कैरावान में मतलब खाने पीने के अरेंजमेंट की बात आती है, तो उस केस में कैसे बनेगा क्वेश्चन बताओ। तो वहां पर आपका बनेगा जैसे बोलेगा कि एक हॉस्टल में 250 पीपल हैं या किसी भी कारावास में 250 पीपल हैं और ईच पर्सन कंज्यूम करता है 100 ग्राम पर डे, और उसके बाद अगर 100 ग्राम पर डे कंज्यूम करता है तो टोटल फूड अरेंजमेंट जो है वो 20 डेज के लिए बनता है। सेम ही क्वेश्चन है ना ऊपर वाला। अब फिर से वही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जैसे अगर आपको बोल सकता है कि अगर 400 पीपल हो जाए, 400 पीपल हो जाए और वो तुम्हारा 50 ग्राम पर डे कंज्यूम करना शुरू कर दें, तो कितने दिन फूड चलेगा, ठीक है। दूसरा आपको बोल सकता है कि अगर नंबर ऑफ पीपल 200 हो जाए और वो 120 ग्राम पर डे कंज्यूम करना शुरू करें, मतलब ये तो हम खैर नहीं पूछ रहे हैं अब क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऊपर पूछ लिया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 200 पीपल हो जाए और ये लगा लो 9 डेज के लिए अगर फूड आपका चलता है तो कितना ग्राम पर डे कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसे ही चला रहे हैं ना हम पैटर्न अपना। तीसरा हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क होता है, यहाँ आप बोल सकते हो कि अगर वो जो है आपका 150 ग्राम पर डे कंज्यूम करते हैं तो जो फूड है आपका वो चलता है आपका 15 डेज के लिए, तो कितने मैन पावर है मतलब लोग कितने वहां पर, ठीक है। अब आप तीनों को सॉल्व कर सकते हो। तीनों को सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि टोटल जो कंजम्पशन है हमारी, मतलब मैन इनटू क्वांटिटी या मैन इनटू कंजम्पशन इनटू डेज इज इक्वल टू व्हाट, 2500 तो ये 5 हो गया। lakhs। यस 5 lakhs होगा या 50,000 होगा। नहीं 5 लाख है सर। 5 लाख आएगा सर। अच्छा 5 लाख 25,000 इंटू 20 ना, हाँ 5 लाख आ गया। 5 लाख है। हाँ तो तुमने बोला ये 5 लाख है, ठीक है। अब आप बोलोगे 400 इंटू 50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 लाख, तो 400 इंटू 50 कितना होता है 20,000। 20,000 ना। यस सर। वहाँ पर आप Yes, क्या sir। करोगे 5 लाख को 20,000 से डिवाइड करेंगे। 2000 से डिवाइड कर लो, 4 जीरो इधर गए, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 25। कि 25 डेज के लिए फूड चलेगा आपका। दूसरा आपने बोला मैन पावर 200 है तो 200 इंटू सी रखा मैंने कंजम्पशन 1800। 5 लाख हाँ डिवाइडेड बाय 1800। 200 इंटू 9 हो जाएगा 1800, तो वहां पर आप 5 लाख को 1800 से डिवाइड करोगे तो ये 2 जीरो गया और 18 से मतलब 5000/18 हो जाएगा ना ये। और 5000/18 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये कुछ फ्रैक्शन जैसी वैल्यू देगा कुछ। 18 48। कितना आ रहा है 277.77। ये तुम्हारा इतना पर डे का कंजम्पशन होगा 277 ग्राम पर डे बाय ईच इंडिविजुअल, ठीक है। थर्ड आपको बोला 150 ग्राम अगर आप ईच डे कंज्यूम करते हो तो बनता है 15 डेज के लिए, तो आप बोलोगे 150 इंटू 15 इंटू मैन पावर इज इक्वल टू 5 लाख। 5 लाख। तो एम वुड बी इक्वल टू वट, तो 10 से करोगे तो 1500 हो जाएगा, तो 2250 आ रहा होगा। यस सर 2250। तो ये तुम्हारा आ गया 2250, इसको कट करो ये वाला 9 आ जाएगा और ये तुम्हारा 25 2000/9 222.9। 222.22 आ रहा होगा, हाँ। मतलब 222/9 मैन होंगे जो 150 ग्राम पर डे कंज्यूम करेंगे और 15 डेज के लिए कंज्यूम करेंगे। तो 2/9 मैन को ना आप बच्चे समझ लिया करो, बच्चे खा रहे हैं वहां पर, थोड़ा बहुत होते हैं ना साथ में बच्चे भी। ओके सर।
वैसे ऐसा मतलब वो लोग पहले से ऐसा वैल्यू सेट करते हैं कि एग्जैक्ट निकलता है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये जो क्वेश्चन है ना जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना इनवर्स प्रोपोर्शन वाले, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन ना। तो खासकर जैसे आप लोगों ने बहुत सारे उसमें देखा होगा, हॉस्टल में, कारावास में, वो बोलता है कि इतने लोग हैं, उतने हैं, ये है, वो है, उस तरह से चलता है। अब जैसे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, ये मैं खुद सेट कर रहा हूँ तो थोड़ा बनाने दो मुझे क्वेश्चन। तो बोलता है जैसे एक कारावास में, सपोज करो, चलो तुम लोग डेटा बताओ, 300 लोग हैं, 300 पीपल हैं, और वो जो है आपका 50 ग्राम पर डे कंज्यूम करते हैं। तो वो जो खाना है ना आपका, वो मैं बोलता हूँ 12 डेज के लिए चलता है। तो टोटल फ्यूल कंजम्पशन कितना हो गया? 15,000 इंटू 12 कितना होता है? 1,80,000। ठीक है, अब तुमको टोटल कंजम्पशन पता है 1,80,000। अब ये इस तरह से भी क्वेश्चन बोलता है, बोलेगा कि आफ्टर, जैसे मैं बोला हूँ कि आफ्टर 5 days 50 पीपल लेफ्ट। ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट हो गया। फिर बोलेगा आफ्टर अनदर 5 days, फिर क्या होता है, फिर से 50 लोग वहां पर आके लेफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। और उसके बाद जो है ना आपको बताना है कि एट लास्ट जो टोटल जो कंजम्पशन आपके पास अवेलेबल है, जो टोटल जो फूड आपके पास अवेलेबल है, वो कितने टाइम के बाद रिप्लेनिश हो जाएगा, मतलब कितने टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो अब जैसे ट्विस्ट तो ये कितना भी मार ले, तो अब अगर आपको एक कंजम्पशन मिल गया है प्रॉपर, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इससे। तो बताना ये वाला सॉल्व करके जरा क्या निकलता है आप लोगों का। बोलो बोलो जल्दी। सर फर्स्ट वाले का तो आफ्टर 5 days जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है उसका 42.35। हमें देखते हैं, ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ एक ही मतलब अभी question है। सिर्फ फर्स्ट पार्ट का निकाला है। अब तो जैसे ऐसा होगा ना, अगर 5 डेज के बाद 50 लोग लेफ्ट किए तो पहले तो 300 लोग जो है वो 50 ग्राम पर डे कंज्यूम करेंगे, है ना, और 5 दिन के लिए कंज्यूम करेंगे। तो कितना बनेगा? 15,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 75। 75,000। ये हो गया इनका पहले 5 दिन का कंजम्पशन। अब उसके बाद क्या होगा अगले नेक्स्ट 5 डेज में, क्या होगा कि अब लोग बचे 250, और फिर से वो 50 ग्राम पर डे कंज्यूम करेंगे, और फिर से 5 दिन। तो कितना होगा ये? 62,500, 62.00। है ना। यस। और उसके बाद आपको
फिर से बताना है कि अब नंबर ऑफ जो पीपल बचेंगे वो 200 होंगे, वही फिर से 50 ग्राम पर डे कंज्यूम करेंगे, और ये हमें पता नहीं है, ये हमारा एक्स है। और बाकी का जो बचा हुआ है ना वो हमारा वो हो जाएगा कि 75,000 प्लस 62,500 कितना बनेगा? 1,37,500. कितना? 1,37,500. 37, 1,37,500। इट मीन्स इसको 1,80,000 में से आप माइनस कर लो जितना ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, करोगे 1,37,500 को माइनस अगर करते हो तो कितना बचेगा? 42,500। तो ये तुम्हारा बना 42,500। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 10,000। 10 बनेगा। हम्म, 4.25 या फिर 1/4 डेज के लिए। ठीक है, तो ये सब था आपका इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में। और इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग वो करना। अभी हम ना इसका एक क्लास और रखेंगे, क्योंकि अभी इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन वाले में जो है ना वैसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि जब नंबर ऑफ मैन वैन जो डिफरेंट होते हैं, कि अभी तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो जैसे उसमें क्या होता है ना, एक मिनट रुकना जरा। हाँ, वो हम लोग तभी करेंगे। अभी आप उससे पहले ये क्वेश्चन बताओ 12 वाला, अभी यही बताया हूँ ना मैं आप लोगों को अभी। ओ सॉरी, 12 कह रहा हूँ, 47 वाला क्वेश्चन है जिसमें 12 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 डेज आफ्टर they have worked for 6 days, 6 more men join them, how many days will they take to complete the remaining work? बताओ। So 2 days. यस, yes 2 days। बहुत आसान है, इसे देखते ही बता देना चाहिए था तुम लोगों को। जैसे 6 दिन काम कर लिया उन्होंने, 3 दिन का बचा ना, मैन पावर 12 ही रहेगी। अब लास्ट के 3 डेज का जो काम बचा है उसमें होगा क्या, अगर मैन पावर 12 से 18 हो जा रही है तो मतलब 3/2, 2/3, तो 2 डेज। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, 12 × 3 होता है 36, और यहाँ पर अगर 18 हो गया तो 18 × 2 होगा 36, तो यहाँ पर 2 डेज लगेगा उसको रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब आप लोगों से क्या मैं मतलब